जलियांवाला बाग की वो शाम बैसाखी के त्योहार की नहीं, बल्कि इंसानियत के इतिहास के सबसे क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाले नरसंहार की गवाही थी। अप्रैल 1919 का वो हफ्ता अमृतसर के लिए आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था। हवा में एक अजीब सी तलखी और बारूद की गंध घुली हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत का काला कानून, रोलेट एक्ट, भारतीयों की आवाज को हमेशा के लिए कुचलने के लिए तैयार खड़ा था। जब पंजाब के चहेते नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गुपचुप तरीके से गिरफ्तार किया तो जनता का गुस्सा उबल पड़ा। पूरा अमृतसर एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शहर की कमान एक ऐसे पत्थर दिल शख्स को सौंपी गई जिसके भीतर दया का एक कतरा भी नहीं था, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का सबसे पावन त्योहार बैसाखी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरुबाणी गूंज रही थी और त्योहार की खुशी में आसपास के गांवों से सीधे साधे किसान, बूढ़े, महिलाएं और मासूम बच्चे सज धजकर मेले में आए थे। मंदिर के ठीक बगल में स्थित था जलियांवाला बाग। ये कोई आलीशान बगीचा नहीं था, बल्कि चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा एक खाली मैदान था, जहां दाखिल होने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था, इतना छोटा कि वहां से एक बार में सिर्फ 2-3 लोग ही गुजर सकते थे। शाम के 4 बज रहे थे। बाग में करीब 20,000 लोग शांति से बैठे थे। कुछ लोग थककर सुस्ता रहे थे, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और मंच से नेता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का भाषण दे रहे थे। किसी को कानों कान भनक भी नहीं थी कि मौत उनके ठीक पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। शाम के करीब 5:15 बजे उस संकरे रास्ते से भारी जूतों की खौफनाक आवाज गूंजी। जनरल डायर 90 सैनिकों और मशीन गनों से लैस गाड़ियों के साथ वहां दाखिल हुआ। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना मासूमों को हटने का एक भी मौका दिए, अपने सैनिकों को सीधे निहत्थी भीड़ पर बंदूकें तानने का हुक्म दे दिया। डायर की कड़ती आवाज गूंजी, फायर। अगले ही पल हंसी खुशी का वो मैदान चीखों के समंदर में डूब गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान दहल उठा। डायर की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने सैनिकों को विशेष रूप से वहां गोलियां चलाने का आदेश दिया जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो भाग भी नहीं सकते थे, वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। माएं अपने जिगर के टुकड़ों को सीने से सटाकर दीवारों की तरफ भागी, लेकिन अंग्रेजों की बेरहम गोलियों ने मां और बच्चे दोनों के सीनों को एक साथ छलनी कर दिया। जान बचाने की हताशा में लोग बाग के बीच बने एक गहरे कुएं की तरफ भागे। एक के बाद एक दर्जनों लोग उस कुएं में कूदते गए। कुछ ही मिनटों में वो कुआं लाशों से लबालब भर गया और उसका पानी पूरी तरह लाल हो गया, जिसे आज हम शहीदी कुआं कहते हैं। 10 से 15 मिनट तक यह खूनी तांडव जारी रहा, जब तक सैनिकों का आखिरी कारतूस खत्म नहीं हो गया। गोलियां बरसती रहीं। कुल 1650 राउंड फायर किए गए। चारों तरफ सिर्फ खून का दरिया, अपनों की लाशें और तड़पते हुए लोग थे। डायर मुस्कुराया और अपनी सेना लेकर चला गया। कत्लेआम के बाद उसने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, जिसका मतलब था कि कोई भी घायलों को पानी देने या अस्पताल ले जाने बाहर नहीं आ सकता था। तड़पते हुए सैकड़ों जख्मियों ने पूरी रात बिना पानी के दम तोड़ दिया। माताएं अपने मरे हुए बच्चों की लाशों के पास बैठकर पूरी रात रोती रहीं। इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी। डायर ने सोचा था कि वो इस कत्लेआम से भारतीयों को डरा देगा, लेकिन उसने सोए हुए शेर को जगा दिया था। इस घटना के बाद विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि उनके मुंह पर दे मारी। महात्मा गांधी ने इस शैतानी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसी बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर एक 20 साल के अनाथ लड़के ने प्रतिशोध की कसम खाई थी, जिसे दुनिया शहीद ऊधम सिंह के नाम से जानती है। ठीक 21 साल बाद 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन जाकर इस साजिश के मुख्य सूत्रधार माइकल ओडायर को सरेआम गोलियों से भूनकर भारत मां के इस अपमान का बदला लिया। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी लाल है। वहां की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान आज भी चीख चीख कर गवाही देते हैं कि हमारी आज़ादी खैरात में नहीं मिली। इसके लिए हमारे बुजुर्गों, माताओं और मासूम बच्चों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे चैनल विरासत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए घंटी का बटन दबाएं।